हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केमिस्ट्री ट्रांसलेट्स यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसका पार्ट 1 इंट्रोडक्शन आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें फंडामेंटल्स ऑफ एनएमआर जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। एनएमआर क्या होता है, कौन से एटम्स और न्यूक्लियाई के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है वगैरह। ये वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे स्पेस ऑफ न्यूक्लियाई के बारे में, थोड़ा सा इसको डिटेल में समझेंगे। मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में थोड़ा समझेंगे। प्रिंसिपल ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड इट्स एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात है कि न्यूक्लियाई यानी कि प्रोटॉन्स इन पर्टिकुलर यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं ऑफ एटम्स पजेस द प्रॉपर्टी कॉल्ड स्पिन। एज इलेक्ट्रॉन स्पिन्स प्रोटॉन और न्यूक्लियस ऑल्सो स्पिन्स। दोस्तों, हमको पता है कि हमारे पास एक समझ लीजिए एटम है और वो एटम के अंदर एक यहाँ पे न्यूक्लियस होता है। ये न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं और यहाँ पे बाहर की तरफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ये ऑर्बिटल के सराउंडिंग में घूमते रहते हैं। वैसे ही कुछ स्पिन्स जो है वो प्रोटॉन की भी होती है और न्यूट्रॉन की भी होती है, पर ये डिटेल में हम कोई दूसरे वीडियो में ले लेंगे। आज खाली इतना जान लो कि प्रोटॉन जो है वो भी स्पिन जनरेट करते हैं, बराबर। और कोई भी चार्ज पार्टिकल जो है वो जब मूवमेंट करता है, गति में होता है, तो वो हमेशा कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट अलोंग दी डायरेक्शन ऑफ एक्सिस ऑफ स्पिन दिखाता है। तो जैसे आप लोगों को पता है, आपने 10th स्टैंडर्ड में 11th-12th में भी ये रूल्स पढ़े थे, राइट हैंड थंब रूल जिसको बोलते हैं। तो उसके हिसाब से प्रोटॉन्स जो है वो भी यहाँ पे टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे। यहाँ पे हम वही थोड़ा आगे डिस्कस कर रहे हैं कि अगर मेरे पास समझ लो कोई चार्ज पार्टिकल है, ओके, और ये चार्ज पार्टिकल जो है वो ये थंब की डायरेक्शन में गति कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। आपने क्लॉक देखी होगी, क्लॉक का जो कोई भी कांटा है वो हमेशा कौन सी दिशा में होता है, वो हमेशा होता है यहाँ पे अगर 12 बजा है तो यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा। पर यहाँ पे अगर करंट जो है वो ऊपर की तरफ फ्लो किया तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड दिखेगा। वैसे ही अगर करंट की डायरेक्शन जो है वो नीचे की तरफ है, यानी कि आपका चार्ज पार्टिकल नीचे की तरफ गति कर रहा है, तो फिर आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखेगा। तो एज न्यूक्लियस मूव्स इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, द मैग्नेटिक मोमेंट विल बी एक्टेड इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड वाइस वर्सा, जो हमने नीचे के पिक्चर से एग्जांपल लिया है। आइए आगे देखते हैं। न्यूक्लियाई विथ ओड एटॉमिक मास, फॉर एग्जांपल 1H, 17F, 31P एक्सेट्रा, और एड ऑड एटॉमिक नंबर 1H2, 5B10, 7N, 14 एक्सेट्रा, और बोथ, यानी कि ऑड एटॉमिक नंबर एज वेल एज ऑड एटॉमिक मास नंबर दोनों अगर मौजूद है, देन दोज एटम्स आर एनएमआर एक्टिव। But atoms having nuclei with even number of atomic masses and even atomic number like 6C12, 8 oxygen 16, 16s32 etc. are NMR inactive। जैसे यहाँ पे हम क्या कहना चाहते हैं कि अगर मेरे पास कोई ऐसा एलिमेंट है जिसके एटॉमिक नंबर, दोस्तों आप लोगों को पता होगा एटॉमिक नंबर, यानी कि अगर मैं यहाँ पे नीचे Z लिखूं और ऊपर लिखूं A, तो ये Z जो है वो मेरा एटॉमिक नंबर कहलाएगा, और ऊपर A लिखता हूं तो वो मेरा एटॉमिक मास नंबर कहलाएगा। तो वो अगर दोनों या तो दोनों में से एक ऑड होते हैं तो आपका एटम जो है वो एनएमआर एक्टिव हो जाएगा, यानी कि उसका एनएमआर स्पेक्ट्रम दिखेगा। पर अगर आपके पास दोनों में से दोनों 6C12 जैसा एग्जाम्पल है, तो आपका कार्बन जो है आइसोटोप जिसका C12 है, तो वो हो जाएगा एनएमआर इनएक्टिव।
यहाँ पे नीचे हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है। Thus all the atoms has nuclear spin quantum number called as I। कोई भी एटम आप ले लो, उसका एक न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर होता है जिसको I से रिप्रेजेंट किया जाता है, और अलाउड स्पिन स्टेट जो है वो हम रिप्रेजेंट करेंगे 2I+1 से। अलाउड स्पिन स्टेट का मतलब होता है कि वो कौन सी स्टेट ऑफ स्पिन दिखाएगा, और वो अलाउड स्पिन स्टेट जो है वो कैलकुलेट किया जाता है ये फॉर्मूला से, और उसकी रेंज जो है वो +I से लेके -I तक रहती है। इसका एग्जाम्पल जो है वो नेक्स्ट स्लाइड में हम यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे ही समझेंगे। देखिए मेरे पास यहाँ पे एलिमेंट का एग्जाम्पल है 1H1, तो ये न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर दिखा रहा है 1/2। ये आप लोगों को याद रखना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही उपयोगी होता है। ये यहाँ पे 1H2 है तो उसका न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर 1 है, पर 6C12 है उसका न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर 0 हो गया। वैसे ही 6C13 है तो 1/2 है, पर अगर 6C12 होता तो वो 0 जो आगे यहाँ पे लिखा हुआ है। वैसे ही यहाँ पे ऑक्सीजन का देख लीजिए 0 है। तो ऐसे एटम्स जो है उसके लिए हम अगर अलाउड स्पिन जो है वो देख लें, यानी कि स्पिन स्टेट देख लें, तो वो कितना होगा, वो होगा 2I+1 जितना। फॉर एग्जाम्पल हम 6C13 के लिए कैलकुलेट करें तो मेरे पास I की वैल्यू, ये यहाँ पे जो है वो I की वैल्यू है, वो हो जाएगी 1/2। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, 2I+1 में I की जगह पे पुट करूँगा 1/2+1, और सामने मैं कैलकुलेट करूँ तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 1+1 = 2। यानी कि अलाउड स्पिन स्टेट जो है वो 2 हो जाएंगे, +½ एंड -½ ऐसे ही अगर मैं क्लोरीन के लिए कैलकुलेट करता हूँ तो ये हो जाएगा 2 × 3/2+1, यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, 3+1 = 4। तो अलाउड स्पिन स्टेट फॉर क्लोरीन particularly 1735 is 4। और ये नंबर्स जो है 1, 0, 5/2, 1/2, 1/2, 3/2 वो सब हो जाएंगे आपके न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं I से। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये काम आएगा, आप फिर से एक बार देख लेना प्लीज। प्रिंसिपल ऑफ NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी देखते हैं। तो सबसे पहले तो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का पूरा नाम क्या होता है, तो N यानी न्यूक्लियर, M यानी मैग्नेटिक, और R यानी रेजोनेंस होता है। तो इफ प्रोटॉन इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ प्रोटॉन इज ओरिएंटेड विथ और अगेंस्ट द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। फॉर एग्जाम्पल मैं एक प्रोटॉन ले लेता हूँ, उसको एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देता हूँ। ये आपका नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। तो यहाँ पे प्रोटॉन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है ऐसा हम बोल सकते हैं, और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। तो जैसे ही मैं ये मैग्नेटिक फील्ड में इस प्रोटॉन को रखूँगा तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ प्रोटॉन है वो या तो मैग्नेटिक फील्ड जो अप्लाई किया है उसकी डायरेक्शन में होगा, या तो मैग्नेटिक फील्ड जो अप्लाई किया है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट दिखाएगा। जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ प्रोटॉन जो है वो यहाँ पे वही डायरेक्शन में है जिस दिशा में आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है, इसको हम बोलते हैं अल्फा स्टेट। और अगर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की दिशा से ऑपोजिट डायरेक्शन होती तो उसको हम बोलते हैं बीटा स्टेट। और ये हमारा बीटा स्टेट जो है उसकी एनर्जी अल्फा स्टेट की एनर्जी से ज़्यादा होती है। यहाँ पे हम देख सकते हैं, आउट ऑफ अल्फा एंड बीटा स्टेट्स द अल्फा हैज स्मॉल एनर्जी एंड मोर स्टेबिलिटी देन द बीटा स्टेट। The energy difference between alpha and beta states is delta E. As applied field strength vary, माने change करता है अगर जो मैंने applied किया है वो field, then the value of delta E also varies. The delta E is the order of
radio frequency range in the electromagnetic spectrum, which we will be discuss later in this lecture. सबसे पहले तो यहाँ पे हम अल्फा एंड बीटा स्टेट्स जो है वो क्या है वो समझ लें. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक प्रोटॉन ले लिया, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये प्रोटॉन को रख दिया, ये नॉर्थ है ये साउथ है, तो ये प्रोटॉन जो है वो घूमना स्टार्ट कर देगा. अब वो घूम रहा है, वो उसी डायरेक्शन में घूमेगा जिस डायरेक्शन में आपने उसको अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड दिया है, तो उसकी एनर्जी स्मॉल रहेगी यानी धीरे धीरे घूमेगा, ऐसा हम बोल सकते हैं. पर जैसे ही मैंने ये फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ा दी तो जो उसकी घूमने की कैपेबिलिटी थी वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी, यानी वो फास्ट घूमेगा. तो अल्फा स्टेट कम घूमने वाली अवस्था है और बीटा स्टेट जो है वो ज़्यादा घूमने वाली अवस्था है, ऐसा आप यहाँ पे समझ सकते हो. बराबर. या तो आप ऐसे भी समझो कि अल्फा स्टेट जो है यानी वो अलोंग दी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोटॉन अपनी एक्सिस को रखेगा, और बीटा स्टेट यानी आपका प्रोटॉन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में अपनी मैग्नेटिक मोमेंट को रखेगा जब आप अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड B0 उसको दोगे. Hence, if we want to flip the proton from alpha यानी कि lower energy state to beta higher energy state, delta E energy must be absorbed by the proton or nucleus. For example, मैं ये एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ B0, मैग्नेटिक मोमेंट जो है प्रोटॉन की वो उसी डायरेक्शन में है, तो अल्फा स्टेट है. अब ये स्टेट से मुझे अगर उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में करवाना है, यानी इसको हम बोलते हैं फ्लिप ऑफ द प्रोटॉन, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डेल्टा ई जो है वो मुझे प्रोटॉन को देना पड़ेगा, और ये देना पड़ेगा इन फॉर्म ऑफ लाइट. और लाइट यानी कि कौन सा, इन रेंज ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी. ओके. और ये जो फ्लिप करेगा प्रोटॉन, उसी फ्लिप को आप बोलते हो रेजोनेंस ऑफ द न्यूक्लियस. ये पूरी फिनोमिना जो है वो फिर से एक बार समझ लो कि अगर मैंने कोई प्रोटॉन को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है तो मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो प्रोटॉन की वो उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में आपने B0 दिया था, तो एनर्जी स्मॉल होगी. अब मुझे क्या करना है, ये जो प्रोटॉन था उसको फ्लिप करवाना है, यानी कि उसकी मैग्नेटिक मोमेंट जो है उसकी डायरेक्शन मुझे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड से अपोजिट करनी है, तो मुझे और ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है. उतनी एनर्जी मैं कहाँ से लाऊंगा, या तो प्रोटॉन को कहाँ से दूंगा, तो वो मैं दूंगा उसको इन फॉर्म ऑफ लाइट, और रेडियो फ्रीक्वेंसी की रेंज में वो लाइट मैं अप्लाई करूंगा, तो आपका प्रोटॉन जो पहले अलोंग दी मैग्नेटिक फील्ड था वो अगेंस्ट दी मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, और उसी को हम बोलते हैं फ्लिप होना. और ये फ्लिपिंग जो है उसी को हम बोलते हैं रेजोनेंस ऑफ न्यूक्लियस, और उसी को बोला जाता है NMR यानी कि न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस. ओके. ओनली 2 स्पिन स्टेट ऑफ प्रोटॉन आर देयर. प्रोटॉन जो है यानी कि 1H1 की यहाँ पे बात हो रही है, वो दो ही है, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ, यानी एक विथ द फील्ड एक अगेंस्ट द फील्ड. अब समझ लीजिए कि मैं यहां से ये प्रोटॉन जो है मेरा, ये प्रोटॉन, उसके ऊपर कुछ लाइट रेडियो वेव इंसिडेंट कर रहा हूं, तो मेरा प्रोटॉन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, और एंटी क्लॉकवाइज घूमने की वजह से उसका मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो अपवर्ड रहेगा. अब मुझे क्या करना है, मैं इसको डेल्टा ई जितनी एनर्जी दूंगा, जैसे ही मैं ये लाइट दूंगा तो ये फ्लिप हो जाएगा, और फ्लिप यानी कि वो अपनी मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन को चेंज कर देगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखाएगा, बीटा स्टेट यानी कि हायर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा, और इसकी वजह से यहाँ पे रेजोनेंस जो है वो हमारे डिवाइसेस पे रिकॉर्ड किया जाएगा. ये एक मैंने एग्जांपल लिया.
द पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी वेयर न्यूक्लियस इज प्रोटॉन। देखो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की अलग अलग ब्रांच है। यहाँ पे ब्रांच का मतलब क्या है वो समझ लो दोस्तों, कि मेरा मतलब यहाँ पे है कि मैं प्रोटॉन की जगह पे कार्बन एनएमआर भी यूज कर सकता हूँ, फॉस्फोरस एनएमआर भी होता है, फ्लोरीन एनएमआर भी होता है। तो यहाँ पे हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है प्रोटॉन एनएमआर। इसीलिए वेयर न्यूक्लियस इज अ प्रोटॉन, हमारा एटम कौन सा है, अगर प्रोटॉन है, then this type of NMR spectroscopy is called PMR. That means proton magnetic resonance spectroscopy. The relation between energy difference delta E, यानी कि अल्फा स्टेट और बीटा स्टेट के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस था, यानी कि अगर इसकी एनर्जी E1 है और इसकी एनर्जी अगर E2 है, देन डेल्टा E विल बी E2 माइनस E1। ये याद रखेंगे आप। तो वो डेल्टा ई जो है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी की रेंज का होना चाहिए, और उसका रिलेशन स्ट्रेंथ ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या होगा वो नीचे यहाँ पे फॉर्मूला है उसके ऊपर से पता चलेगा। डेल्टा ई इज इक्वल टू एच इंटू न्यू है, दिस इज न्यू नॉट वी, और न्यू यानी होता है फ्रीक्वेंसी, ये आप याद रखेंगे। तो एच न्यू इज इक्वल टू एक और फॉर्मूला है हमारे पास, गामा इंटू एच इंटू बी जीरो अपॉन 2 पाई। देन एच एच अगर हमारे पास से कैंसिल हो जाता है तो बाकी मेरे पास बचेगा न्यू इज इक्वल टू गामा इंटू बी जीरो अपॉन 2 पाई। ये हमारा फाइनल इक्वेशन है जिसके ऊपर से आप फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हो। गामा जो है इट इज दी जायरो मैग्नेटिक रेशियो, आगे के लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे ये क्या है। और एच होता है प्लांक्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड होती है। फ्रॉम इक्वेशन 1 इट कैन बी सीन दैट हायर द B0 more energy is required to flip the proton from the lower energy to higher energy। यहां से आप पता कर सकते हो B0 और न्यू का रिलेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है। न्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B0, यानी अगर B0 की वैल्यू ज़्यादा है तो न्यू की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। अगर मैं ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ अप्लाई करूँगा, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो होती है 1 टेस्ला, तो फॉर एग्जाम्पल फ्रीक्वेंसी जो है वो 40 के आसपास मेगाहर्ट्ज की है। पर अगर मैं 1.41 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड देता हूँ तो ये फ्रीक्वेंसी जो है वो 60 मेगाहर्ट्ज हो जाती है, जो आगे के लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं कि एनएमआर या तो पीएमआर सिग्नल कैसा होता है और उनमें कौन से फैक्टर्स यहाँ पे होते हैं। तो 2 फैक्टर्स है, एक तो एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन है और दूसरा होता है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन जो है वो हो जाता है रेडियो फ्रीक्वेंसी की बात, बराबर, और ये हो जाता है मेरा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, यानी कि कितना मैग्नेटिक फील्ड मैं दूंगा प्रोटॉन को। तो ये यहाँ पे प्रोटॉन, यहाँ पे नॉर्थ पोल, यहाँ पे साउथ पोल। अब डिवाइसेस जो रिकॉर्ड करके हमको डेटा देते हैं वो एक ग्राफ के फॉर्म में होता है, और ये जो ग्राफ है वो हमारा कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा जो हमेशा राइट टू लेफ्ट जाएगा, यानी यहाँ से इस डायरेक्शन में आपको ग्राफ दिखेगा। बीच बीच में जो पिक्स आते हैं, ये पिक जो है वो होते हैं हमारे सिग्नल्स, और वो सिग्नल से हम पता करेंगे कि हमारा अननोन स्ट्रक्चर कैसा है, या तो हमारा जो गिवन स्ट्रक्चर है उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, या तो कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, वगैरह वगैरह वगैरह। अब कोई भी टॉपिक जो है विदाउट इट्स यूज एकदम यूजलेस होता है ना। तो यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है। देखिए दोस्तों, एक तो फंक्शनल ग्रुप कोई भी कंपाउंड में कौन सा है वो आइडेंटिफाई करने के लिए हमको एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी खूबी उपयोगी होता है। फिर टू इल्यूसिडेट द स्ट्रक्चर ऑफ अननोन कंपाउंड, हमारे पास कोई अननोन कंपाउंड है और उसका स्ट्रक्चर जो है वो इल्यूसिडेट करना है, यानी कि जानना है कि उसमें कौन कौन से एटम्स न्यूक्लियाई मौजूद है, तो उसके लिए एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी काम आएगी। और उसके अलावा
कोई भी दो कंपाउंड है उसको कंपेयर करने के लिए भी एनएमआर हमको हेल्प करेगा। तो इसके अलावा बहुत सारे और भी यूजेस है, पर आप बीएससी लेवल पे देखने जाओ तो ये यूजेस काफी है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की। आप लोगों ने इनिशियली ये 11th-12th में भी पढ़ा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। उसमें मोस्ट यूजफुल जो है, जो आप अभी पढ़ रहे हैं, होता है रेडियो, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे। गामा आपको इतना यूजफुल नहीं है, पर एक्सरे तक का आप लोगों को पढ़ाई में आता है। तो ये यहाँ पे उसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है इन हर्ट्स और यहाँ पे उसकी वेवलेंथ दी गई है इन मीटर्स। देखिए दोस्तों, आप लोगों ने 11th-12th में पढ़ा था कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच में जो रिलेशन है वो होता है 1/λ का, या तो लैम्डा इज इक्वल टू आप लिखोगे 1/ν। यानी कि अगर लैम्डा इंक्रीज हो रहा है तो न्यू जो है वो डिक्रीज होगा और वाइस वर्सा। और आपने आगे एक रिलेशन भी देखा, डेल्टा ई इज इक्वल टू एच इंटू न्यू होता है। यानी कि अगर मेरे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ज़्यादा होती है तो एनर्जी की वैल्यू भी ज़्यादा होगी, यानी कि मेरे पास वेवलेंथ की वैल्यू कम होगी। ये आप याद रखेंगे, बराबर है दोस्तों। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। बेल आइकन को दबा दीजिए। कीप इन टच विथ केमिस्ट्री ट्रांसलेट्स। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका ख्याल रखिए दोस्तों।